बेचारी गरीब बेसहारा नागिन क्या करती, वह अपनी तीनों बेटियों और अपनी गाय को लेकर वहां से निकल जाती है। एक गांव में एक गरीब नागिन का परिवार रहता था। नागिन की 3 बेटियां थीं, जिनमें से सबसे छोटी बेटी दूध पीती बिल्कुल नवजात थी। उसने हाल ही में नागिन के घर जन्म लिया था। धन संपत्ति के नाम पर नागिन के पास सिर्फ एक गाय थी, जिसका नाम रानी था। नागिन का पति नागराज लंबे समय से बीमार था, जिसके कारण नागिन हमेशा दुखी रहती थी। नागिन नागराज को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पा रही थी। लेकिन वहीं एक दिन एक अनहोनी हो जाती है। लंबी बीमारी के चलते नागराज की एक दिन मृत्यु हो जाती है और उसकी बेटियां अनाथ हो जाती हैं। यह देखकर नागिन और उसकी बेटियां दुखी हो जाती हैं और वे सभी रोने लगते हैं। नागराज, तुम हम सबको इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं अकेली अपनी इन 3 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? वहीं उसी दिन गांव का एक बड़ा जमींदार नागिन के घर आता है और नागिन से कहता है, सुन नागिन, तेरा पति तो अब नहीं रहा। उसने मुझसे 10,000 रुपये कर्जा लिया हुआ था। उसने मुझे आज वह पैसे देने का वादा किया था, इसलिए मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। नागिन तो पहले ही बहुत दुखी थी। वह जमींदार से कहती है, जमींदार भैया, मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका पूरा कर चुका दूंगी। जमींदार कहता है, ठीक है नागिन, तुम्हारे इन बच्चों को देखकर मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त और देता हूँ। अगर 1 महीने में तुमने मेरा कर्जा मुझे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार की बात सुनकर नागिन हताश और निराश हो जाती है। नागिन पैसे इकट्ठा करने की बहुत कोशिश करती है, परंतु वह जमींदार को देने के लिए पैसे नहीं जुटा पाती। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जमींदार फिर से नागिन के पास आता है। नागिन, आज 1 महीना पूरा हो गया है, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्योंकि नागिन के पास पैसे नहीं थे तो वह जमींदार से थोड़ा और समय मांगती है। नहीं, अब यह सब नहीं चलेगा। आज तुम्हें यह घर खाली करना होगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अब तुम बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ। बेचारी गरीब बेसहारा नागिन क्या करती, वह अपनी तीनों बेटियों और अपनी गाय को लेकर वहां से निकल जाती है और अपनी बेटियों को लेकर गांव से दूर एक जंगल में आ जाती है। तभी नागिन की एक बेटी कहती है, माँ, आप दुखी मत हो। जमींदार ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ, हम अपना घर यहाँ बना लेंगे। नागिन कहती है, लेकिन मेरी बेटी, घर बनाने के लिए हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। माँ, हमें घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घास फूस और लकड़ी इकट्ठा करके अपना घर बना लेंगे। हाँ बेटी, हमें अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, हमें जल्दी ही अपना घर बनाना होगा। तब नागिन और उसकी बेटियां मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करती हैं। वे सभी बहुत मेहनत से अपना एक घास फूस और बांस का एक घर बना लेती हैं। नागिन अपनी गाय रानी को घर के बाहर बांध देती है और वे सभी उस घर के अंदर जाकर रहने लगती हैं। लेकिन रात में जब खाना खाकर वे सभी सोने लगते हैं तो नागिन की बेटी को बहुत ठंड लगती है। नागिन की बेटी कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड के कारण नींद नहीं आ रही है। बाहर से ठंडी हवा हमारे घर के अंदर आ रही है। ठंड के मारे मेरी जान ही निकल जाएगी। मुन्नी अभी बहुत छोटी है, वह बीमार हो जाएगी। यह सुनकर नागिन कहती है, मेरी बेटी, बस आज रात तुम कैसे भी गुजार लो। कल सुबह हम ठंड से बचने का कोई उपाय करते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है। नागिन ठंड से बचने का उपाय सोच रही होती है। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, हमारी रानी जो गोबर देती है वह बहुत काम की चीज है। हम रानी के गोबर से अपने घर को चारों ओर से ढक देंगे और गोबर का घर बना देंगे। फिर ठंडी हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। लेकिन बेटी, उसके लिए तो हमें ढेर सारे गोबर की जरूरत पड़ेगी। इतना गोबर हम कहाँ से लाएंगे? माँ, हम गांव-गांव जाकर गोबर इकट्ठा करेंगे और उससे अपना गोबर घर बनाएंगे। तब नागिन और उसकी दोनों बेटियां मिलकर गांव-गांव जाकर गोबर इकट्ठा करती हैं और उस गोबर को अपने घर के चारों ओर लेप देती हैं।
इस तरह नागिन और उसकी बेटियां मिलकर अपना एक गोबर का घर बना लेती हैं। नागिन और उसकी बेटियां अपने गोबर घर को देखकर बहुत खुश होती है। मेरी बेटी, तुम्हारे गोबर की आइडिया ने तो हमारी समस्या ही खत्म कर दी। अब ठंडी हवा हमारे घर के अंदर नहीं आएगी। अब हम आराम से अपने गोबर घर में रहेंगे। अभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, रानी को बहुत ठंड लग रही होगी। मैं रानी को भी अपने गोबर घर के अंदर ले आती हूँ। नागिन और उसकी बेटियां अपने गोबर घर में आराम से सोने लगते हैं। वहीं उस जंगल में एक चुड़ैल ठंड से ठिठुरती हुई वहां आती है। तभी उसे वह गोबर का घर दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, बाहर तो बहुत ठंड है। इस ठंड में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अच्छा हुआ मुझे यह घर मिल गया। मैं इस घर के अंदर जाकर आराम से सो जाती हूँ। चुड़ैल उस घर के अंदर आती है। चुड़ैल देखती है कि उस घर में तो नागिन का परिवार सो रहा है। चुड़ैल कहती है, यह तो किसी नागिन का परिवार लग रहा है। मुझे तो रहने के लिए घर भी मिल गया और खाने के लिए ढेर सारा भोजन भी मिल गया। तभी चुड़ैल की नजर नागिन की नवजात बच्ची पर पड़ती है। चुड़ैल नागिन की बच्ची को उठा लेती है और उसे लेकर वहां से जाने लगती है। तभी इतने में नागिन की आंख खुल जाती है। नागिन चुड़ैल को अपनी बेटी को ले जाते हुए देख लेती है। चुड़ैल वहीं रुक जाती है और कहती है, नागिन, चुपचाप अपने घर में जाकर सो जा। यह लड़की मेरा शिकार है। इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगी। तभी नागिन की दोनों बेटियों की आंख खुल जाती है। वह दोनों देखती हैं कि चुड़ैल उनकी बहन को लेकर भाग रही है। यह देखकर उन दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है। नागिन और उसकी दोनों बेटियां लाठी डंडे लेकर चुड़ैल को घेर लेती हैं और वे सब मिलकर चुड़ैल की खूब पिटाई करती हैं। यह देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और नागिन की बेटी को वहीं छोड़कर भाग जाती है। नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और फिर नागिन अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी फिर से उस गोबर घर में रहने लगती है। मैंने इस अंडे को तो चुरा लिया है। अब इस अंडे की शक्तियों का प्रयोग करके देखती हूँ। यह कहकर चुड़ैल उस अंडे की शक्तियों का प्रयोग समंदर की एक मछली पर करती है। अंडे की शक्तियों से वह मछली वहीं मर जाती है। चुड़ैल के ऐसा करते यह कहानी बहुत समय पहले की है। एक बार कुछ जलपरियां अपनी महारानी इच्छाधारी जलपरी की मूर्ति की रक्षा कर रही थीं। उन जलपरियों की महारानी, जो कि 25 वर्ष पहले पत्थर की बन गई थी, वे सभी मिलकर उसकी रक्षा कर रही होती हैं। जलपरियां किसी को भी उस मूर्ति और उसके पास रखे अंडे के पास नहीं आने देती थी। जलपरियां उस मूर्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। देखो बहन, 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन रानी जलपरी के अंडे की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और फिर हम उन शक्तियों से रानी जलपरी को वापस ठीक कर लेंगे। लेकिन बहन, अब हमें इस अंडे का खास ख्याल रखना होगा ताकि वह दुष्ट चुड़ैल फिर से 25 वर्ष पहले जैसी कोई हरकत ना कर सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि 25 वर्ष पहले क्या हुआ था और ये सभी जलपरियां उस अंडे की रक्षा क्यों कर रही थीं? तो चलिए शुरू से देखते हैं। आज से 25 वर्ष पहले की बात है। समंदर की गहराई में एक जलपरी लोक था, जहां एक इच्छाधारी जलपरी अपनी जलपरी सहेलियों के साथ निवास किया करती थी। इच्छाधारी जलपरी बहुत ही दयालु और नेकदिल थी। जलपरी के पास एक जादुई अंडा था। उस जादुई अंडे के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। इच्छाधारी जलपरी उन शक्तियों से समंदर के गरीब दीन दुखियों की मदद किया करती थी। इच्छाधारी जलपरी अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के लिए बुरी भी थी। अगर कोई उसके जलपरी लोक में कोई नुकसान या किसी को परेशान करता तो जलपरी अपनी उन शक्तियों से अपने कई रूप धारण कर लेती थी और फिर अकेले ही उन शक्तियों से उसका अंत कर दिया करती थी। ये शक्तियाँ इच्छाधारी जलपरी को उसके पिता से मिली थी। जलपरी के पिता ने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियाँ जलपरी को देकर कहा था, सुनो बेटा, आज से ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी हैं। तुम इन शक्तियों का ध्यान रखना। ये शक्तियाँ केवल भलाई के काम के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम इनका प्रयोग हमेशा भलाई के लिए ही करना। भविष्य में जाने या अनजाने में अगर इन शक्तियों का गलत प्रयोग हुआ तो ये सभी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी और तुम एक पत्थर की बन जाओगी। जलपरी अपने पिता की यह बात हमेशा याद रखती थी और उन शक्तियों का प्रयोग केवल भलाई के कामों में ही करती थी। वहीं जलपरी लोग के पास ही एक चुड़ैल रहा करती थी। जब चुड़ैल को जलपरी के जादुई अंडे के बारे में पता लगता है तो वह लालच में आ जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, जलपरी के पास वह जादुई अंडा बहुत ही कीमती है। अगर वह जादुई अंडा मेरे हाथ लग जाए तो मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी और मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। फिर इस पूरे ब्रह्मांड पर मेरा कब्जा होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल एक मछली का रूप ले लेती है और इच्छाधारी जलपरी के पास जाकर कहती है, जलपरी बहन, मैं पास वाले तालाब से यहाँ आई हूँ।
मैं इस समंदर में अपने घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। कई दिनों से इस समंदर में ही भटक रही हूँ, जिस वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। जलपरी बहन, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे समंदर में रह सकती हूँ? जैसे ही मुझे यहाँ से जाने का रास्ता मिल जाएगा, मैं अपने तालाब वापस लौट जाऊंगी। उस मछली की दुख भरी कहानी सुनकर जलपरी को उस पर दया आ जाती है और वह उसे वहाँ रहने की अनुमति दे देती है। लेकिन जलपरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह मछली एक चुड़ैल है और जलपरी के जादुई अंडे को चुराने यहाँ आई है। रात होते ही जब जलपरी अपनी गुफा में सो रही थी, तब वह मछली चुड़ैल जलपरी के जादुई अंडे के पास आती है और उस अंडे को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उसी रात चुड़ैल को बहुत भूख लगती है। वह कहती है, मैंने इस अंडे को तो चुरा लिया है, अब इस अंडे की शक्तियों का प्रयोग करके देखती हूँ। यह कहकर चुड़ैल उस अंडे की शक्तियों का प्रयोग समंदर की एक मछली पर करती है। अंडे की शक्तियों से वह मछली वहीं मर जाती है। चुड़ैल के ऐसा करते ही जलपरी के अंडे में से सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसके ऐसा करते ही जलपरी एक पत्थर में बदल जाती है और वह जादुई अंडा भी चुड़ैल के पास से गायब हो जाता है। तब से अब तक रानी जलपरी की सहेलियां उस जादुई अंडे की रक्षा कर रही थी, क्योंकि अब 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। तो इस बात की खबर चुड़ैल को भी लग जाती है। चुड़ैल अपनी एक सेना तैयार करती है और कहती है, मेरे सैनिकों, जो शक्तियां मैं 25 वर्ष पहले हासिल नहीं कर पाई, वह शक्तियां मैं अब हासिल करूंगी। कल अमावस्या की रात है, हमारे सामने जो भी आएगा हम सब उसे कुचल डालेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी सेना को लेकर जलपरी के जादुई अंडे को चुराने के लिए आती है। लेकिन चुड़ैल की इस चाल के बारे में जलपरी की सहेलियों को पहले ही पता था। जलपरी अपने बिछाए जाल में चुड़ैल की सेना को कैद कर लेती हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल की सारी सेना का अंत वहीं कर देती हैं। वहीं तभी उस जादुई अंडे की शक्तियां उसमें वापस आ जाती हैं। चुड़ैल यह देखकर जादुई अंडे को पाने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन तब तक इच्छाधारी जलपरी ठीक हो चुकी थी। इससे पहले चुड़ैल जलपरी के अंडे को छूती, जलपरी अपने अंडे की शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को वहीं मार देती है और उसे पाताल लोक पहुंचा देती है। इच्छाधारी जलपरी अपनी सभी सहेलियों का 25 वर्षों तक उसके अंडे की रक्षा करने के लिए बहुत धन्यवाद करती है।